गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज द हिंदू के आंसर राइटिंग सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज का जो पेपर है वो पेपर 3 से रिलेटेड है, एक टॉपिक अपशिष्ट जल प्रबंधन का। इसी पे हम लोग देखेंगे कि क्या द हिंदू की न्यूज़ क्या थी और कैसे इस पे क्वेश्चन हम लोग मॉडल क्वेश्चन एक बना के और उसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या है। ये द हिंदू की फ्रेंड्स न्यूज़ थी that Chennai's waste water treatment system being augmented with latest technology। इसमें फ्रेंड्स ये बताया गया है कि जो चेन्नई की जो वेस्ट वाटर की ट्रीटमेंट सिस्टम है वो कैसे जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसके सामने उसका मतलब कोई अस्तित्व तो नहीं है, ये उससे कमतर है वो कहीं ना कहीं। तो हमको एक तरह से जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम है उसको और अच्छा करना होगा, इसी पे ही है। तो इस पर जो पूरा आप लोगों का जो हम लोगों का मॉडल क्वेश्चन है वो देखते हैं फ्रेंड्स क्या है कि नीति आयोग भारत में भूजल की कमी पर लगातार चिंता व्यक्त करता रहा है। मतलब सबसे पहले हम लोग नीति आयोग के बारे में देखेंगे कि नीति आयोग का क्या कहना है, जो अपना ग्राउंड वाटर रिसोर्स है उसके बारे में वो कैसी कैसी चिंताएं प्रकट कर रहा है। फिर क्या है कि क्या आपको लगता है कि हमें अपनी वर्तमान अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, इसके लिए एक मॉडल भी सुझाइए। तो मतलब हमको ये बताना है कि हमें जो अपशिष्ट जल प्रबंधन है वो क्यों, उसका जो ट्रीटमेंट है ये उसको कैसे सुधारें या फिर सुधारने की आवश्यकता क्या है, और साथ ही साथ में कोई ना कोई हमको मॉडल भी बताना है कि हाँ इस मॉडल से हम सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं हम लोग आंसर की तरफ बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा प्रकाशित संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन जो प्री में है वो पूछा जा सकता है कि संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक कौन जारी करता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें वर्ल्ड बैंक और यूनेप ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूशन का नाम देते हैं, लेकिन तो ध्यान रखें कि नीति आयोग इसको जारी करता है। तो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित संयुक्त जल प्रबंधन सूचकांक में बताया गया कि यदि जल संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो अगले 20 सालों में बेंगलोर, हैदराबाद और दिल्ली जैसे शहरों में भूजल खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये क्या है, हमने क्या किया कि नीति आयोग ने अगर चिंता व्यक्त की है तो नीति आयोग से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया और आंसर का जो पहला पैरा है वो हमने कंप्लीट कर दिया कि हाँ नीति आयोग एक जल प्रबंधन सूचकांक जारी करती है। उसमें उसने एक ऐसा निर्देश दिया है, ऐसा एक बताया है कि अगर 20 सालों में हम लोग अपने जल प्रबंधन पर ढंग से ध्यान नहीं देते हैं तो बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और भी बहुत सारे शहर हैं, उसमें क्या होगा कि हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्स ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी देखिए फ्रेंड्स आजकल क्या है कि ज़्यादातर शहरों में जल की किल्लत बनी ही रहती है। नेक्स्ट फ्रेंड इसमें लिखा गया है, मैंने एक रिपोर्ट का या एक फाउंडेशन की जो रिसर्च है उसको इंक्लूड कर दिया अपने आंसर में कि ORF मतलब ओवरसीज़ रिसर्च फाउंडेशन ने बताया कि 2030 तक भारत को 50% जल संभावित आपूर्ति अंतर का सामना करना पड़ेगा। जल संभावित आपूर्ति अंतर का मतलब क्या है फ्रेंड्स, पहले तो हमने क्या किया कि ORF या फिर ओवरसीज़ रिसर्च फाउंडेशन का रिसर्च है उसको कोट किया। इससे क्या होगा कि हमारे जो आंसर है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। साथ ही साथ में हमने उसमें बता दिया कि 50% तक जल संभावित आपूर्ति का अंतर का सामना। इसका मतलब यह है कि संभावना ये है कि जितना प्रतिशत, ऐसी एक संभावना बताएगी कि मान लीजिए आने वाले 20-25 सालों में या 2030 तक क्या होगा कि हमारी संभावना ये होगा कि हमको यूज़ कितना करना है। मान लीजिए हमको 100 लीटर यूज़ करना है पानी, तो वो हमारी संभावना होगी, लेकिन तो उसका हम कितना परसेंट, केवल 50% है, मतलब 50 लीटर ही पूरा कर पाएंगे हम अपनी उसके संभावना को। तो इसका मतलब ये है फ्रेंड्स। तो उसका परिणाम देखते हैं क्या क्या होगा कि कृषि उत्पादन में कमी होगी, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कमी होगी, पेय पदार्थों में कमी होगी और अनुमानित GDP में 6% की कमी आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगर आपसे कहीं भी मान लीजिए इकोनॉमी का कोई क्वेश्चन लिख रहे हैं और इकोनॉमी के क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाए कि इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए आप कौन कौन से मेजर्स या कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं, अगर आपने उसमें कहीं पे भी एक पॉइंट ये इंक्लूड कर दिया कि हम अपशिष्ट जल प्रबंधन के द्वारा भी अपने GDP को बढ़ा सकते हैं, तो सोचिए जो एग्जामिनर होगा वो क्या सोचेगा। उसके दिमाग में ये आएगा कि बच्चा इकोनॉमी का क्वेश्चन लिख रहा है और इकोनॉमी का क्वेश्चन लिखते लिखते इसने क्या किया कि इन्वायरमेंट को भी उसमें डाल के हमको ये बता दिया कि इन्वायरमेंट या फिर अपशिष्ट जल प्रबंधन जो है वो किस तरह से हमारे इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्पफुल हो सकती है, इसके बारे में भी उसने बताया है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे GDP में 6% की कमी है तो ये कैसे हो सकती है, जैसे अगर जो हमारा अपशिष्ट जल प्रबंधन है वो गड़बड़ होगा तो क्या होगा
कि हमको जो जल है वो हम नदियों से लेंगे, और नदियों से लेंगे तो नदी में पानी कम पड़ेगा, नहरों में पानी कम पड़ेगा, या भूजल उसका पानी कम हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हमारी होंगी वो बहुत बेकार होती चली जाएंगी। हम सही से पानी नहीं दे पाएंगे अपने फसलों को। अगर पानी नहीं दे पाएंगे तो हमारी फसलों का उत्पादन अच्छा नहीं होगा, और इसका रिजल्टेंट या फाइनल परिणाम यही आएगा कि हमारी जीडीपी में कमी आने लगेगी। अतः जल के इस कमी को दूर करने तथा भूजल की समस्या से निपटने के लिए अपशिष्ट जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार की अति आवश्यकता। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया कि हाँ, इस तरह की कमियां हो सकती हैं, इस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, इस तरह से, या फिर इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है उसमें हमें कुछ ना कुछ सुधार करने पड़ेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स मैंने क्या किया है, क्या कि जल प्रबंधन प्रणाली में सुधार। जैसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमको अपशिष्ट जल के विभिन्न प्रकारों की पहचान करनी पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है कि जितने भी प्रकार के वेस्ट वाटर होते हैं उसमें जो पॉल्यूटेंट होते हैं उनके जो मिक्सचर्स हैं, या फिर कह सकते हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी है वाटर में, वो अलग अलग डिफरेंट होती है। किसी में मान लीजिए सल्फर ज़्यादा है, किसी में नाइट्रोजन ज़्यादा है, किसी में लेड की मात्रा ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे क्या होगा कि हमको उनके विभिन्न, या फिर किसी में कोई एसिडिक वाटर है, कि कोई वाटर इस तरह से है वेस्ट वाटर जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो इनको क्या करना पड़ेगा, हमको सेग्रीगेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। उसके बाद में ही तो हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट लिखा मैंने कि उपचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग तथा विभिन्न तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस समय का जो ज़माना है वो इसी तरीके का है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग, इन्हीं का प्रयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निदान पा सकते हैं। क्योंकि किसी छोटे से काम करने के लिए अगर हम बड़ी वर्क फोर्स को लगाएंगे तो वो उसका जो आउटकम निकल के आएगा वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। तो हम क्या करें, हम ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज करें कि जिसमें हमको कम से कम वर्क फोर्स का यूज़ करना पड़े, और हमको जो रिज़ल्ट है या हमारा जो परिणाम हो वो अच्छा और बेहतर मिले हमें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आधारभूत संरचना का वैज्ञानिक विकास। जैसे हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ही नहीं होंगे, या फिर वो पाइपलाइंस ही नहीं होंगी, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं या इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे लेके हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक कैसे उसको वाटर को लेकर जाएगा, इसका कोई हमारे पास कोई खाका ही नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं क्रिएट है, तो हमें उस पर ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, औद्योगिक संस्थानों में सिंगापुर मॉडल का प्रयोग। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है कि यहाँ पे चौथा पॉइंट लिख दिया है कि सिंगापुर मॉडल को हमें अपनाना चाहिए। किसके लिए, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे उसमें क्या बताया गया, आखिरी में लिखा था कि एक मॉडल भी सब सुझाइए, तो एक मॉडल मैंने यहाँ पे लिख दिया कि कोई इंडस्ट्री है, वहाँ से फ्रेंड्स यहाँ पे 500 क्यूबिक मीटर लिखा है, यहाँ पे 500 बिलियन क्यूबिक मीटर है। आप लोग थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो क्या कहता है कि एक इंडस्ट्री से 500 बिलियन क्यूबिक मीटर जल निकलता है। उस जल को सिंगापुर मॉडल, जो उनका एक अपना मॉडल है, उसमें क्या होता है, उसकी प्रोसेसिंग होती है। तो प्रोसेसिंग के बाद में क्या होता है कि उसी जल को हम किसके लिए उपलब्ध कराते हैं, कृषि के लिए उपलब्ध कराते हैं, औद्योगिक विकास के लिए उपलब्ध कराते हैं, और पेयजल के लिए उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसमें 3 सेक्टर लिख दिया, और बाकी इसके साथ साथ में बहुत सारे सेक्टर हो सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि एक तरह का मैंने क्या बताया, मॉडल एक बता दिया कि हाँ, इंडस्ट्री से 500 बिलियन क्यूबिक मीटर जल निकलता है, तो उसको प्रोसेस करने के बाद में उसका प्रयोग कृषि में, औद्योगिक विकास में, पेयजल में किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक प्रकार का सिंगापुर मॉडल मैंने यहाँ पे बता दिया। हमको उनको मॉडल चाहिए था तो हमने मॉडल बता दिया। नेक्स्ट फिर मैंने लिखा है कि चूँकि औद्योगिक संस्थानों से जल की दोहरी क्षति होती है। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कैसे कि जैसे हम इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है कि हम पानी लेते हैं नदियों से, तो हम केवल इसी तरह से उसको पानी को वेस्ट नहीं कर रहे हैं कि केवल हमने नदियों से पानी ले लिया और उस जल को हमने बेकार कर दिया। हम 2 तरह से उसको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक तो हम क्या करते हैं, स्वच्छ जल नदियों से लेते हैं, तो इस तरह से जल में पानी की मात्रा कम पड़ती है। और दूसरी तरह से क्या होता है कि हम अपना जो वेस्ट वाटर है उसको क्या करते हैं, उसी नदी में छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि नदी में छोड़ने से, मान लीजिए हमारे फैक्ट्री से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है जल का, वो गया आसपास के जलों में, तो क्या होगा, वहाँ पे आसपास के जल का टेम्परेचर बढ़ा देगा जो वेस्ट वाटर है। और इस तरह से क्या होगा कि वहाँ पे जो बीओडी या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। और इस तरह से क्या होगा कि वहाँ के आसपास के जो जलीय जीव हैं, वनस्पतियाँ हैं, वो मर जाएंगी। या फिर क्या होगा कि वहाँ पे ये यूट्रोफिया जो होती है, या इसे कहते हैं सुपोषण हिंदी में,
तो सुपोषण की घटना भी होगी, क्योंकि उसमें जो केमिकल वाटर होगा वो उसमें वाटर में बहुत सारे केमिकल्स मिले होते हैं जो क्या करते हैं अचानक से तालाब या नदियों में क्या करेंगे, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बढ़ा देंगे और जो शैवालों के बढ़ने की दर है वो बहुत तेज़ी से होगी और यूट्रोफिकेशन बहुत तेज़ी से होगा। और अगर यूट्रोफिकेशन तेज़ी से होगा तो वहाँ पर रेड टाइड की या फिर लाल ज्वार जो बोलते हैं हम लोग, उसकी भी समस्या देखने को हमको मिल सकती है नदियों में। फिर फ्रेंड्स मैंने इसका कंक्लूजन कुछ इस तरह से लिखा कि निष्कर्षतः यूएन वाटर कहता है कि अपशिष्ट जल जो है संभावित संसाधन है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें संसाधनों के संरक्षण की बात कहीं पे की जाए और वहाँ पे अगर हम ऐसे लिख दें कि यूएन वाटर ऐसा कहता है कि अपशिष्ट जल है वो भी हमारा एक प्रकार का संसाधन है, तो सोचिए फ्रेंड्स ये मतलब नॉर्मली देखिए कि अन्य बच्चों से आपका आंसर कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि संभावित संसाधन क्यों है, क्योंकि जो वेस्ट वाटर हम जिसका यूज नहीं करते हैं, किसी प्रकार का यूज नहीं करते हैं, अगर उसको हम ट्रीटमेंट करके और उसको हम ड्रिंकिंग वाटर में, इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में प्रयोग करेंगे तो वो क्या है, वो हमारे लिए एक संसाधन बन जाएगा। तो वही क्या है कि निष्कर्षतः यूएन वाटर कहता है कि अपशिष्ट जल संभावित संसाधन है जिसका ट्रीटमेंट या रिसाइकिल कर वित्तीय तथा आर्थिक लाभ उठाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या किया कि मैंने एक कंक्लूजन भी लिख दिया और किसके साथ में लिखा, किसी एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ में लिखा। तो इस तरह से क्या हुआ कि हमने जो अपना कंक्लूजन दिया वो भी किसी ऑथेंटिसिटी या फिर किसी विश्वसनीयता के आधार पर ही दिया है कि ये हम नहीं कह रहे हैं भैया यूएन वाटर एक संस्था है वो कह रही है कि ऐसा ऐसा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो अब हम लोग फिर से एक बार रिव्यू करते हैं अपने आंसर की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन में यही था कि नीति आयोग जो है वो भूजल की समस्या से मतलब उसके बारे में चिंतित है। अपशिष्ट जल प्रबंधन में प्रणाली में क्या क्या सुधार करने की चाहिए और इसके लिए एक मॉडल। तो हमने सबसे पहला क्या किया है कि नीति आयोग से स्टार्ट ही किया है कि नीति आयोग के जल प्रबंधन सूचकांक में ऐसा ऐसा बताया गया। फिर एक रिसर्च के द्वारा बताया मैंने कि उसके सब हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे परिणाम होंगे अगर हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नहीं किया तो। और उसके बाद में कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं, उसके लिए सुधार कैसे किया जा सकता है। सुधार में हमने क्या किया है कि एक सिंगापुर मॉडल को भी बता दिया है और यहाँ पे ये भी बता दिया कि औद्योगिक संस्थान से जो है जल की दोहरी क्षति होती है। उसके बाद में एक कंक्लूजन लिख दिया है वो भी यूएन वाटर को कोट करके। तो इस तरह से क्या है फ्रेंड्स, हमारा पूरा का पूरा आंसर जो है वो एक बैलेंस्ड आंसर है। आप देख सकते हैं और बता भी सकते हैं अपने कमेंट के थ्रू कि हाँ ये क्वेश्चन या फिर इस क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर लिखा गया वो कैसे किस तरह से हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। और फ्रेंड्स हम कोशिश कर रहे हैं कि रोज़ आपके लिए एक नए क्वेश्चन जो है करंट पे बेस्ड डालें, और ये ना केवल ऐसे समझिए कि करंट पे ही बेस्ड है, बल्कि ये आपके जो जीएस का जितना भी पोर्शन है, कैसे एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक करना है, मैं भी आप लोगों को बताता रहता हूँ। और आपके जीएस का जो पोर्शन है वो भी समझ लीजिए दिन प्रतिदिन तैयार ही हो रहा है, क्योंकि जैसे एक दिन में एक टॉपिक पढ़ाता हूँ तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें बता देता हूँ। आपको फिर दोबारा उस टॉपिक से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हाँ करंट की अगर कोई बातें आती हैं तो आप उसको इंक्लूड कर लीजिए, बाकी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस तरह से क्या कीजिए, आप एक एक अपने जो सिलेबस का एक एक पोर्शन है उसको हाईलाइट करते चलिए कि हाँ ये टॉपिक मेरा हो चुका है, ये टॉपिक मेरा हो चुका है। इस तरह से धीरे धीरे आपका पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप पूरे जोर शोर के साथ पढ़ाई कीजिए और फ्रेंड्स आंसर राइटिंग ज़रूर कीजिए। इसी तरह से हम लोग हिंदी मीडियम वाले जो है वो अपनी सफलता को पा सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग है एकमात्र उनका उपचार है। तो ठीक फ्रेंड्स, कल हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।